हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। नई वीडियो आपके सामने आई है पोषक तत्वों की, और ये बहुत ही अच्छी वीडियो है और कंप्लीट है आईडी कोचिंग की तरफ से। सॉरी। तो इसमें आज हम पोषक तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पोषक तत्वों के बारे में कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं पोषक तत्वों से। तो जो आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि पोषक तत्व क्या हैं, पोषक तत्वों के बारे में क्या हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि पोषक तत्वों के बारे में हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो आपने देखा है कि पोषक तत्व में भोजन वह होता है जो हमारे शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ और अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस को देता है, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए हमारे शरीर के लिए प्राप्त कराता है। और ये जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों के साथ में, अलग अलग तत्वों के साथ में हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो खनिज लवण की बात, संतुलित आहार की बात करें तो संतुलित आहार में क्या होता है, संपूर्ण डाइट क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है कि संपूर्ण डाइट कहते किसे हैं। तो जो संपूर्ण डाइट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की संपूर्ण डाइट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बैलेंस डाइट उसी को कहते हैं जो हमारी जैविक क्रियाओं में, जैसे हम कोई भी जैविक क्रिया कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत, जैविक क्रिया के अंतर्गत जो भी कार्य हम करते हैं और उन कार्यों के अंतर्गत जो भी हमारे कार्य आते हैं, तो उन कार्यों के अंतर्गत ही जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन कार्यों को करने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। और भोजन ग्रहण करने के साथ में हमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, और जिस भोजन में हमें कंप्लीट न्यूट्रिशंस मिलता है तो उसी को हम कहते हैं पोषक संतुलित आहार। अब जैसे हमने आपके लिए यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए आपके सामने डायग्राम है बना हुआ, ये बना हुआ है, इसमें से सभी प्रकार के पोषक तत्व आपको दिख रहे हैं। अब संतुलित आहार में पोषक तत्वों का कार्य क्या है, हमें ऊर्जा देता है, हमारे वृद्धि और विकास में काम करता है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, शारीरिक क्षतिपूर्ति करता है। अब इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे सामने आया है विशेषताओं के आधार पर संतुलित आहार के प्रकार। विशेषताओं के आधार पर संतुलित आहार के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 वसा, नंबर 4 प्रोटीन, नंबर 5 खनिज, और नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये मिट गया है, तो यहाँ पे हम विटामिन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? विटामिन। तो जो नेक्स्ट हमारा है, छठा पॉइंट है, वो हमारा विटामिन है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्रमशः, जो है किस प्रकार के हैं ये। तो हम जानेंगे कि जो है यहाँ पे हमारे सामने एक हेडिंग है, वो है हमारा मानव शरीर में ऊर्जा को किससे मापा जाता है। ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट। तो हम किससे नापते हैं, तो मानव शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी अगर हम मानव शरीर के समान जो भी कार्य करेंगे तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इस ऊर्जा की जो आवश्यकता है, जो खपत है, होने वाली जो मात्रा है, उसे हम कैलोरी में मापते हैं। उसे हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। तो कैलोरी हमारे क्या होता है कि 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। यदि सामान्य स्तर पर देखा जाए, ये यहाँ पे
कट है, ये हमारा बिंदु नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सामान्य स्तर पर देखा जाए। तो यहाँ पे हम आपके लिए अगर बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, किसकी बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती है, और ये डाइट का लगभग 55 से 60% होता है। डाइट का लगभग कितना परसेंट होता है, 55 से 60% होता है, 55 से 60% होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है जो है वसा। क्या आता है, वसा के बारे में देखते हैं। तो वसा के बारे में क्या है कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है, तो 9.4 कैलोरी वसा होती है। कितनी कैलोरी वसा होती है, 4 कैलोरी। और ये डाइट का कितना होता है, 20 से 30% भाग होता है। सबसे ज़्यादा अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में किस में वसा पाई जाती, किस में ऊर्जा पाई जाती, तो वसा में पाई जाती। इन दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितना, 2.25 गुना अधिक वसा जो है हमारी पाई जाती है, ठीक है। अब इसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा आएगा प्रोटीन। इसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रोटीन के बारे में देखेंगे। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन तो प्रोटीन के बारे में क्या है, इसमें भी 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी वसा जो है ऊर्जा होती है, और डाइट का ये लगभग 10 से 15% भाग होता है। डाइट का लगभग कितना होता है, 10 से 15% भाग होता है, ठीक है दोस्तों। और पोषक तत्वों की उनकी आवश्यकताओं के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार से, जैसे आगे हम अगर चलेंगे तो ये 3 प्रकार से बांटा गया है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारा क्या है, जैसे आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को, तो आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम देख सकते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 माइक्रो एलिमेंट्स, और नंबर 2 मैक्रो एलिमेंट्स, और नंबर 3 जल। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पोषक तत्व हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। इसमें माइक्रो भी हैं, मैक्रो भी हैं, तो हर प्रकार के इसमें एलिमेंट्स हैं, और जंतु भी हो सकते हैं, और वनस्पति, दोनों प्रकार के हमने यहाँ पे आपको इमेज दिखा रखी है, आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं। तो हम पहले इसमें पढ़ेंगे कि मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो एलिमेंट। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हमारे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कितने प्रकार के, 2। एक हमारा होता है मोनोसैकेराइड्स, और दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा होता है डाइसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स में हमारे जो आते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे थे, तो मोनोसैकेराइड्स में हमारा ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलेक्टोज ये चीज़ आती हैं। और डाइसैकेराइड्स में हमारा क्या आता है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये चीज़ें आती है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इसका हमारा नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बिल्कुल आपके लिए फ्री में जो है फुल जो है नोट्स के साथ में बना के वीडियो मिलती है। ऐसा किसी भी चैनल के साथ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि कॉम्प्लेक्स जो है दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सैकराइड्स। तो कॉम्प्लेक्स सैकराइड्स भी 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लूकोज। तो ये हमारे 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हमने कहा 2 प्रकार के हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दो एक जो है सिंग मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। और कॉम्प्लेक्स जो है हमारे मोनोसैकेराइड्स भी 2 प्रकार के होते हैं और डाइसैकेराइड्स भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड्स में क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। और डाइसैकेराइड्स में क्या हो गया? माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया और आपका सुक्रोज हो गया। ऐसी जो है कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है, उसमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लूकोज, ये जो है सिंपल मोनोसैकेराइड से मिलकर ही पॉलीसैकेराइड्स बनता है। इसके बाद में ये विभिन्न प्रकार के जल में जो है घुलनशील भी होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और जल में अघुलनशील भी होते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, फैब्रिक हो गया। तो फैब्रिक भी हमारा अलग अलग होता है, ठीक है। ओल्गो सैकेराइड्स भी पाया जाता है, सैकेराइड्स में हमारा ओल्गो हो गया, पॉलीसैकेराइड्स भी, ये इत्यादि चीज़ें इसमें सभी पाई जाती हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को जो है अब हम समझते हैं, अगर यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और साथ ही साथ जो है उत्साह के लिए लाइक भी कर दें। और जो है सबसे पहले अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो है, नेक्स्ट हमारी अगर हम देखें डेफिनेशंस, तो हमारी है कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य हैं ऊर्जा प्रदान करना, वसा के ऑक्सीकरण को कम करना, प्रोटीन की बचत करना, शरीर के तापमान को बनाकर रखना यानी नियंत्रित रखना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना, कैल्शियम अवशोषण करना और मल विसर्जन में सहायता। अब देखिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आपके सामने दिए गए हैं, तो चाहे हम इसे थोड़ा ब्राइडली करके दिखा सकते हैं आपको। देखिए तो यहाँ पे हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स हैं आपका, स्वीट्स भी हैं, ठीक है, इनसे हमें सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और अगर हम देखें तो हमारा जो है ऑक्टीमेल्ट्स है, बीन्स हैं, ठीक है। तो ये सभी जो हमारे सोर्सेस में हैं, ये सब हमारे क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट की ही प्रोडक्ट हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा है, ऑक्सीजन की कमी है, प्रोटीन की बचत है, ये सभी चीज़ों का ये काम जो है काम करते हैं। अब नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा क्या है कि बसा क्या चीज़ होती है? बसा यानी कि फैट। अब फैट ये हम 3 प्रकार के होते हैं, कितने? एक असंतृप्त, संतृप्त और ट्रांस फैट। तो ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं फैट्स, संतृप्त, असंतृप्त और, तो 3 प्रकार के हमारे फैट्स होते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे सामने 3 प्रकार के फैट थे। तो इधर हमने पढ़ा कि असंतृप्त इसे अनसैचुरेटेड कहते हैं और संतृप्त इसे सैचुरेटेड कहते हैं और ट्रांसवर्स इसे ट्रांसवर्स ही फैट कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? ऑयल होते हैं, ठीक है, ये HDL होते हैं, गुड कंडक्ट होते हैं। असंतृप्त जो हमारे फैट होते हैं ये गुड कंडक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? गुड कंडक्ट होते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए। इन्हें बोलते हैं HDL। क्या बोलते हैं? HDL। और जो असंतृप्त हमारे फैट होते हैं ये हमारे लिए जो है घी हो गया, मक्खन हो गया, इस प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये होते हैं LDL। तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक हैं। और ट्रांसफर तो उससे वसा जो होती है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर ट्रांस वसा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है और ये भी हमारे सॉरी LDL भी में ही पाई जाती है। तो ये भी हमारी जो है जैसे तली हुई वस्तुएं आप खा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी हमारी ये चीज़ें पाई जाती हैं वसा में। तो आगे हम इस स्लाइड में देखेंगे, आगे की स्लाइड में देखें कि क्या है। देखिए ये हमारे सामने फैट है, हम आपको थोड़ा जो है दिखा दे रहे हैं, जुमली दिखा दे रहे हैं। देखिए ये हमारे सामने ट्रांस फैट है। देखिए ये एनिमल्स हो गए, ये इस प्रकार से जो है फैट है हमारे सामने। आइसक्रीम वगैरह हो गई, बर्गर हो गया, तो ये बर्गर जो हम खा रहे हैं ये हमारे सामने ट्रांसवर्स फैट का ही काम करता है। किसका फैट? कौन से फैट का काम करेगा? ट्रांसवर्स फैट का ही काम करेगा। तो यहाँ पे बर्गर की बात कर रहे हैं तो ये ट्रांसफर फैट की ही बात करेगा। तो देखते हैं कौन सा। तो यहाँ पे ये देखिए बर्गर है, ये हमारे ट्रांसफ़र फैट के बारे में ही बताएगा। ट्रांसफ़र फैट के बारे में ही
ये बताएगा कि क्या है, ठीक है। और इसके बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त होगी। और यहाँ पे देखिए ये आपके लिए आइसक्रीम है, ये भी हमारे लिए जो है एक फैट है, ठीक है। और आइसक्रीम भी, और यहाँ पे ब्रेड हो गया, देखिए आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिज़्ज़ा हो गया, ये भी ट्रांसफर फैट का ही उदाहरण है, ठीक है। और ये आपने चिकन देखा, ये एनिमल्स फैट में पाया गया, ठीक है। केक्स वगैरह हैं, तो ये सभी सभी जो है फैट के ही हैं। तो आइए फैट के स्रोत हैं और इसके बारे में अब जानते हैं कि ये क्या है और कैसे इसे करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि कैसे क्या होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्या देखा हमने कि वसा दो प्रकार की होती है, जंतु वसा और वनस्पति वसा। यानी जंतु वसा भी देखिए हमने यहाँ पे आपको दिखा रखी है, जंतु वसा भी है इसमें, और वनस्पति वसा भी आपको मिल रखी है। तो वसा के कार्य क्या हैं? वसा के कार्य हैं शरीर में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में 2.25 गुना ऊर्जा उत्पन्न देना, अधिक देना हमें। वसा एक संग्रहित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसे संग्रहण ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 4, शरीर के विभिन्न कोमल अंगों के चारों ओर वसा एक रक्षात्मक आवरण जो है रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। वसा के द्वारा कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स का भी जो है निर्माण होता है। वसा शरीर के तापमान को नियंत्रण रखने में भी कारगर है। वसा जो है शरीर के तापमान को भी नियंत्रण रखता है। तो ये वसा के कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो प्रोटीन के सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य क्या है। एक तो एक संरचना में के निर्माण में, शरीर को बनाने में पहला कार्य करती है। दूसरा हम बात करें तो एंजाइम और हार्मोन्स का भी निर्माण करती है। हमारे शरीर में कोशिकाओं का भी निर्माण करती है और हमारे शरीर में ऊतकों का भी निर्माण करती है। अगर हम देखें कि प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन का जो है निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का जो निर्माण है वो किससे होता है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल एसिड, अमीनो एसिड जो है हमारा निर्माण करता है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण हमारा करता है अमीनो एसिड। अब कितने अमीनो एसिड्स होते हैं अभी तक? तो 20 अमीनो एसिड्स की खोज हो चुकी है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स हमें प्राप्त हो चुके हैं। अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट CHNO से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? CHON से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल अन्य तत्वों से अलग तत्व रखते हैं। विभिन्न प्रकार के अम्लों में आपस में अलग अलग क्रम में जुड़कर नए नए प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। अभी तक अगर हम अल्फ़ाबेटिक के 26 अल्फ़ाबेट कितने 26 अल्फ़ाबेट अलग अलग क्रमों में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हमारी कोशिकाओं में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। हमारी कोशिकाओं में कितनी, हमारी जो सेल्स है, यहाँ देख रहे हैं आप सेल्स हैं, इसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 10 अमीनो जो अम्ल होते हैं वो स्टेटाइन अमीनो अम्ल कहलाते हैं, 10 स्टेटाइन, और 10 नॉन स्टेटाइन जो है अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेटाइन उन अमीनो एसिड्स को कहते हैं, ठीक है। स्टेटाइन उन अमीनो एसिड्स को कहते हैं जो हमारे शरीर में स्वतः ही नहीं बनते, हमें खाने पड़ते हैं। स्टेटाइन में हमें 10 जो है 10 तो हमें खाने पड़ते हैं और 10 ऐसे हम याद रख सकते हैं। 20 अमीनो अम्ल में से हम 10 अमीनो अम्ल तो खाने पड़ते हैं और 10 हमारे शरीर में ही निर्माण होता है। मतलब 10 का हमारा शरीर में ही निर्माण हो जाता है। तो जो नॉन स्टेटाइन्स होते हैं वो उनका जो है शरीर में ही निर्माण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये संरचना के मैंने कहा ना कार्य हमने आपको बता रखे हैं। ये 2 प्रकार की प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 एनिमल प्रोटीन, नंबर 2 वनस्पति प्रोटीन। अब एनिमल प्रोटीन के बारे में आप जान ही गए होंगे। देखिए आपके सामने चित्र है, थोड़ा हम ब्रॉडली इसे कर रहे हैं। देखिए ये आपका है, तो जो भी आपको दिख रहा है लीन चिकन दिख रहा है, तो ये एनिमल्स प्रोटीन है। ये कैसा है? ये हमारा एनिमल्स प्रोटीन है, आपको दिख रहा है।
ठीक है। फिश हमारी एनिमल प्रोटीन के रूप में आती है, ठीक है। पीनट बटर भी हमारे वनस्पति, एग हमारा एनिमल्स, ठीक है। और चीज़ इधर देखें तो वनस्पति में आती है, मिल्क हमारा एनिमल्स में आता है, ठीक है। नट्स और सीड्स हमारा वनस्पति में आता है। तो ये हमने आपके सामने 10 अगर देखा जाए तो 10 हमने आपके सामने जो है प्रोटीन्स लेके आए हैं, ठीक है। पीस देखिए, बीन्स हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपके लिए सारी चीज़ें आपके सामने, तो ये वनस्पति हो गई और ये कुछ एनिमल्स हो गए। तो 2 प्रकार की हमारे सामने हमारे लिए प्रोटीन होती हैं। तो दोनों प्रकार की प्रोटीन को मैंने आपके सामने दर्शाया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हम चलते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी विटामिन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन्स में क्या है, विटामिन्स के बारे में हम जानेंगे कि विटामिन्स के बारे में क्या है, ठीक है। तो विटामिन्स के बारे में अब विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये तो हमें पता ही है कि मेन बात करी जाए तो ऊर्जा के स्रोत की अगर बात करें, ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए विटामिन्स नहीं होता है। हमें कभी भी विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा केवल अगर हम देखा जाए तो 3 ही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट, और यानी कि पी यानी प्रोटीन। तो CFP भी याद रख सकते हैं, CFPB के रूप में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन्स के लिए अगर हम देखें तो विटामिन्स के बारे में, तो विटामिन्स तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं, तभी हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसका है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम विटामिन्स के लिए जानेंगे कि विटामिन्स क्या है। विटामिन्स की खोज सन 1881 में एन आई लुइन ने की। भाई विटामिन्स की जो खोज है वो सन 1881 में एलन लुइन ने की, किंतु सन 1912 में विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया। किसने किया भाई? फंक ने। मनुष्य को प्रतिदिन विटामिन लेते हैं ये निम्न प्रकार से, ये हमारे शरीर में संचित नहीं रहते। पहली बात तो है कि विटामिन जो हैं वो हमारे शरीर में संचित, विटामिन जो है हमारे शरीर में संचित नहीं रहते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि विटामिन जो है हमारे शरीर में संचित नहीं रह पाते हैं। तो हमें इन्हें प्रतिदिन पर डे जो है खाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखिए आपको थोड़ा ब्रॉडली दिखाते हैं। ये हमने विटामिन की सीरीज ली थी। देखिए विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन के, और किससे हमें कौन सा अधिकतम मात्रा में मिलता है, तो ये यहाँ पे आपके सामने जो है प्रस्तुत है, ठीक है। जैसे विटामिन ए है तो यहाँ पे देखा जाए इन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? एग में मिलता है। अगर विटामिन बी की बात करें तो बीन्स में देखिए सबसे ज़्यादा मिलता है। विटामिन B2 मतलब यहाँ पे जो उपस्थित हमारे हैं, केवल अगर हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पे विटामिन उपस्थित है, केवल इनमें, इन सब की अगर हम बात कर रहे हैं, और हम किसी की विटामिन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इन्हीं विटामिन की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे उपस्थित हैं ये एक दूसरे के लिए कितने हैं, ठीक है। और हम किसी भी विटामिन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं वरना आप कहेंगे कि सर जो है विटामिन और भी किसी में पाया जाता है। हाँ पाए जाते हैं, जैसे अगर हम अलग अलग बात करें तो इसमें हो सकता है, सबके अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ जो उपस्थित आपके विटामिन हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो ये सबसे कम अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बोल रहे हैं और किसी के लिए नहीं। तो थोड़ा बुरिश हमारा ठीक। तो यहाँ पे हमने देखें ये विटामिन है, ठीक है। यहाँ ऐड है, यहाँ विटामिन B1 है, यहाँ B2 है, यहाँ B1 है, यहाँ B है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने देख रखा है कि ये सभी विटामिन हैं हमारे सामने और किस में क्या पाए जाते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। आते हैं हम अपनी स्लाइड पर। अब हमारी स्लाइड में क्या है देखते हैं। जो हमारा दे दिया है विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का जो मान होता है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। तो ये रासायनिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं थायमिन,
और विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन और विटामिन के को कहते हैं, विटामिन एच को कहते हैं बायोटिन। क्या कहते हैं? बायोटिन। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए आई हैं विटामिन से होने वाले रोग। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे विटामिन से होने वाले रोग, तो विटामिन का नाम और उनसे होने वाले रोग। तो वीडियो लंबा ना जाए इसलिए थोड़ा चल रहा हूँ तेज़ी से। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो विटामिन ए में क्या पाया जाता है? जीरोथैमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, इससे बीमारी होती है। इसके बाद करें तो विटामिन बी से बेरी रोग की जो है बीमारी होती है। विटामिन B2 से अगर बात करें तो जो है एरबी फिलोवियंस नामक बीमारी होती है। और विटामिन B3 की बात करें तो प्लेग्रा, विटामिन B5 की बात करें तो परेस्थेसिया, विटामिन 6 की बात करें एनीमिया, विटामिन 7 की बात करें डर्मिटिस, विटामिन 12 की बात करें तो मेलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन सी की बात करें तो स्वेलिंग ऑफ गम या स्कर्वी, और विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स यानी कि सूखा रोग यानी हड्डी का रोग। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत जो है सन है। क्या है? सन है। और नेक्स्ट बात करें तो फर्टिलिटी विटामिन ई से, और विटामिन के से नॉन ब्लीडिंग जो है ऑफ ब्लड कंट्रोल, मतलब नॉट क्लोटिंग, यानी कि यहाँ से हमारा ब्लड का बहना कम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल जो है हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखें? प्रोटीन के बारे में। थोड़ा सा समय है तो प्रोटीन के बारे में, हाँ प्रोटीन, थोड़ा हम प्रोटीन के बारे में समझेंगे। यहाँ पे प्रोटीन के बारे में समझेंगे। प्रोटीन के बारे में क्या, जैसे हमने कहा हमारी होती मायोसिन, जो मायोसिन प्रोटीन होती है वो हमारी किस में पाई जाती है, ये हमें बताना है। तो ये जो मायोसिन प्रोटीन है वह प्रोटीन होती है जो मांसपेशियों के संकुचन में जिम्मेदार होती है। इसे मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। ये मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार होती है मायोसिन प्रोटीन। अगर हम मायोसिन की बात करें तो ये जो है मांसपेशियों के संकुचन के लिए सहायक होती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो मछली है। क्या है? मछली। इसका जो मुख्य स्रोत है वो मछली है। और ये वसा रहित मांस होता है, वसा रहित। इसमें वसा नहीं होती है, वसा नहीं पाई जाती है, वसा रहित मांस होता है। वैसे तो मांस में वसा होती है, लेकिन इसमें वसा बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, इसमें वसा बिल्कुल ही नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी जो प्रोटीन है वो हमारी प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है ये अंडे में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अंडे में। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये वर्ड कई बार पूछे जाते हैं कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो अंडे में पाई जाती है। और अंडे की कौन से भाग में पाई जाती है? तो सफ़ेद भाग में। कौन से भाग में पाई जाती है? सफ़ेद भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो है दूध में भी पाई जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन दूध में भी पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूध में नहीं पाई जाती। इसके बाद की अगर हम बात करें तो दूसरी हमारी जो नेक्स्ट प्रोटीन होती है वो होती है कैसिनोजन प्रोटीन। कौन सी होती है? कैसिनोजन प्रोटीन। तो कैसिनोजन प्रोटीन जो है किसमें होती है? दूध है, पनीर है, इन चीज़ों में पाई जाती है। दूध और पनीर में पाई जाती है। विभिन्न प्रकार शरीर में रचनाओं के लिए प्रयोग में की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है ग्लोबुलिन। थोड़ी राइटिंग हमारी साफ नहीं आ रही है, इसके लिए खेद का चाहते हैं। ग्लोबुलिन आप समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ब्लड की प्लाज्मा को बढ़ाती है। किसके लिए बढ़ाती है? ब्लड की प्लाज्मा के लिए। ये ब्लड की प्लाज्मा को बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है,
ये हम समझ लेंगे कि ब्लड की प्लाज्मा को बनाने में सहायता होती है, और इम्यूनी सिस्टम यानी हमारे जो है नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए बड़ी मजबूत होती है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें प्रोटीन की तो होती है बीटा लाइन प्रोटीन। बीटा लाइन प्रोटीन, तो ये जो बीटा लाइन प्रोटीन होती है ग्लोबिन प्रोटीन की तरह होती है। ये भी हमारे किस में पाई जाती है, अंडे में ही पाई जाती है। किस में पाई जाती है, अंडे में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारी प्रोटीन होती हैं। ऐसी प्लांट प्रोटीन भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जिस भी व्यक्ति को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वो बेल आइकन ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। हमारी एचडी कोचिंग आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी और अच्छे अच्छे आपके लिए जो है लेके आएगी। हमारे यहाँ केवीएस के बैच, टीजीटी के बैच चलते हैं ऑनलाइन। यदि किसी को एडमिशन लेना है या किसी को अच्छा लग रहा है तो वो एडमिशन ले सकता है, और फुल कोर्स के साथ में हम उसकी तैयारी कराते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ में